सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, तब्दीली को भी तब्दीली नामंजूर, कप्तान की सिलेक्शन, खिलाड़ियों को टेंशन, असद उमर को मिला नया ओहदा, नवाज शरीफ की जेल वापसी, आसिफ जरदारी को सियासी इंतकाम का शिकवा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फिर इंदिया, दाता की नगरी में खून की होली। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब प्रोग्राम का हिस्सा मेरे साथ मौजूद हैं। आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर शहर में पेश आया। दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका हुआ। तकरीबन 10 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो गए, जिसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इस पर हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सियासी मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान वज़ीर-ए-आज़म के सामने फट पड़े, क्या उनका कहना था, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो गैर मुंतखब अरकान की शमूलियत हुई है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि भाई हमें तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया है और नए लोगों को जो कि गैर मुंतखब हैं उन्हें शामिल कर लिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। असद उमर साहब जो कि बिल्कुल पहले तो कहा गया मंजर आम से गायब हो रहे हैं या फिर पीछे हट गए हैं, कुछ नाराज़गी है, गिला शिकवा है, उनको अब नया ओहदा मिल रहा है। उनकी खिदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहती, इमरान खान बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहते, लिहाजा उनको नया ओहदा अब दिया जा रहा है। और नून लीग की नई लीडरशिप के हवाले से भी बात करेंगे। जरदारी साहब ने फिर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इंदिया दे दिया, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो अरकान फट पड़े हैं, अंदरूनी कहानी क्या थी, क्या उनके मुतालबात हैं, क्या उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे असद साहब और बाबर साहब के साथ। कप्तान की सिलेक्शन, बन गई खिलाड़ियों की टेंशन, वफाकी काबीना में गैर मुंतखब वजीरों की भर्ती, खिलाड़ियों ने बगावत कर दी, पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली फट पड़े, वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई अरकान असम्बली का शिकवा है कि वफाकी काबीना में फिरदौस आशिक अवान, अब्दुल हफीज शेख समेत गैर मुंतखब मुशीरों की पूरी फौजे जफर मौज मौजूद है, जबकि सब पर भारी हैं जहांगीर तरीन, जिनके पास नहीं है कोई ओहदा लेकिन इख्तियारात हैं सबसे ज्यादा। ये कहना कि हर चीज कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है, तो असी इत्थे आलू छोले बेचन नहीं आए। बिलावल भुट्टो ने तो जहांगीर तरीन को ओहदे के साथ मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब ने डेप्यूटी पीएम का ओहदा जो है वो हासिल कर लिया अपने आप के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जहांगीर तरीन साहब के लिए बहुत बड़ा कामयाबी है। मुबारकबादें असद उमर भी वसूल कर रहे हैं जो आसमान से गिरा खजूर में अटका। कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन बन गए हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम तब्दीली की ख्वाहिश के नाम पर ये कैसे कैसे हो रहे हैं तजुर्बे। अवाम की दिली दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का भला करे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। जी जनाब, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि पैराशूटर्स की काबीना में शमूलियत का फैसला मुनासिब नहीं है, अरकान वज़ीर-ए-आज़म के सामने फट पड़े हैं। इसका जवाब वज़ीर-ए-आज़म ने यह दिया है कि भाई जो भी फैसला किया जा रहा है वो मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। असद उमर को हटाना भी सख्त फैसला था। तो असद खरल साहब, ये जो अरकान आज नाराज़गी जिन्होंने जाहिर की है, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्या अब इन अरकान को समझाया जाएगा या फिर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, या फिर ये जो फैसले किए गए हैं कि इनका असर पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद ही हमें नज़र आएगा, उसी पर इख्तिताम पजीर होगा? सर, जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर एक तो 3 जो वज़रा हैं जो बड़े फ्रंट फुट पे खेलने वाले थे, फवाद चौधरी साहब, आज वो नज़र नहीं आए। फिर उसके बाद आमर कियानी साहब जो वज़ीर सेहत थे वो इसमें नहीं शामिल थे, और इस तरह एक और जो वज़ीर हैं इसमें असद उमर साहब, सॉरी, वो भी इसमें नहीं थे। अब 3 जो अहम खिलाड़ी थे इस पार्लिमानी मीटिंग में नहीं थे।
इसके बाद दूसरी जो आपने बात की कि जो वुज़रा या MNAs ख़ास तौर पर उन्होंने इस चीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जब पार्टी के अंदर क्या लोग मौजूद नहीं हैं, क्या लोग एलिजिबल नहीं हैं, क्या लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो बाहर से जो पैराशूटर लाए जा रहे हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। सैरिश देखें ये कि PTI के जो वुज़रा हैं, आपको गिने चुने चंद 5-6 लोग होंगे जो कि PTI के फाउंडर या बानी अरकान में उनका शुमार होता है। बाकी तो वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ के आए हैं, जो इलेक्टेबल थे उनको बहुत सारी वजारतें दी गई हैं। अब ऊपर से 5-6 वो लोग नए उसमें शामिल कर दिए गए, तो इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और इमरान खान साहब ने उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि देखें जी, अगर इस तरह की बात है तो असद उमर साहब तो मेरे सबसे लाडले थे और आज भी मेरे राइट हैंड है, तो उनको भी मैंने सख्त फैसला करना पड़ा। इसके साथ साथ कैबिनेट के साथ साथ आज एक और मामला भी ज़ेरे बाइस आया और उसी वजह से रुका हुआ है नोटिफिकेशन शब्बर जैदी साहब का। शब्बर जैदी साहब के हवाले से एक तो FBR के जो हुकाम है उन्होंने उनकी जो नामजदगी है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अभी तक उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। उस हवाले से भी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब को, और कुछ उनके जो अरकान असम्बली हैं, वुज़रा हैं, उन्होंने भी कहा है कि सर शब्बर जैदी साहब जो है वो बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उनकी तकर्री जो है वो चैलेंज हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी अली अरशद हकीम के मामले में, क्योंकि जब भी FBR से बाहर का चेयरमैन आया उस हवाले से फैसला दे चुका है, तो आप उनके ऊपर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिग टैक्स डिफाल्टर हैं उनको टैक्स चोरी के वो तरीके बताते रहे, उनके वो कंसल्टेंट रहे हैं। AF फर्गोसन जो है उसके सीनियर पार्टनर है। फिर अभी आप KSB बैंक जो है, जो दुबई इस्लामिक बैंक को दिया गया, स्टेट बैंक, और इन KSB स्टेट बैंक और जो शब्बर जैदी साहब का बाकायदा नैब का लेटर मौजूद है जिसमें इनका नाम ECL में डालने के लिए सिफारिश की गई, जो कि पता चला है कि दिसंबर में कई खुफिया तरीके से शायद वो नाम उनका ECL से निकल गया है, और उस हवाले से भी नाम लिया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है उसके हवाले से उनका रोल है। खरल साहब, ये जो सारी चार्जशीट आप अभी बता रहे हैं, आज का जो इजलास था उसके अंदर जो अरकान उन्होंने ये चार्जशीट तो वज़ीर आज़म के सामने नहीं रखी है, उन्होंने सिर्फ ये बात की कि गैर मुंतखब लोगों को शामिल किया गया है, यानी कि पैराशूटर के ज़रिए जो पैराशूट के ज़रिए काबीना में शमूलियत हुई है उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो मैं बाबर डोगर साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर देखा जाए तो हफीज़ शेख साहब के अलावा तो मेरा ख्याल है कि ये जो FBR और स्टेट बैंक के गवर्नर का ओहदा है, ये तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोफेशनल्स के लिए ही होता है, इसके लिए इलेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होती हैं उन लोगों को इस पर अपॉइंट किया जाता है, माजी में किया जाता भी रहा है, तो फिर इस पर इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? ज़ाहिर सी बात है इनकी एक्सपर्टीज़ देखते हुए सोच समझ कर ये फैसला किया गया और इनको अपॉइंट किया गया है। सैरिश, कुछ तो लोग कंट्रोवर्शियल हैं जिसकी वजह से उन पे रिजर्वेशन शो की गई, जिस तरह से खरल साहब ने भी शबर रिजवी साहब की बात की कि कंट्रोवर्शियल फिगर है उसको FBR का हेड बना दिया गया, जो पहले ही 200-400 रुपये के खसारे में जा रहा है और अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सका, उसके बाद उसको एक मजीद कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी थी ना वो जहांगीर तरीन साहब की के ऊपर थी कि जिस तरह से वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और उसके साथ साथ डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं, तो पार्टी के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि एक वो बंदा, एक तरफ खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जनाब मैं कोई NRO नहीं करूँगा, जो बंदा करप्ट है उसके खिलाफ उसको फेस करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया करप्शन चार्जेस पर, और उनकी जो उसके बाद रिव्यू पिटीशन थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अब उनके पास कोई और दरवाज़ा नहीं है, उसके बावजूद हर सरकारी मीटिंग में वो बैठे हुए हैं, हर ऑफिशियल मीटिंग का वो हिस्सा है, कैबिनेट मीटिंग का वो हिस्सा है, प्राइम मिनिस्टर के वो मशीर बने हुए हैं। पंजाब में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा, और एक तरफ खान साहब जो हैं वो करप्शन के खिलाफ जिहाद करने निकले हुए हैं, दूसरी तरफ एक बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट डिक्लेयर किया हुआ है वो उनकी गवर्नमेंट का टोटल मालिक बना हुआ है, और उसकी वो हर तरह की जो अपॉइंटमेंट है उसकी मर्जी से हो रही है। उठाया गया था, जब आपको याद होगा आप शाह साहब भी इस पर बोल पड़े थे कि भाई ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है, एक बंदा किस तरह प्रिजाइड कर सकता है, उसको क्यों आपने इस तरीके से इजलासों में बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने बड़ा इंटरवीन किया और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि भाई ये मेरी स्वाबदीद है, मैं जिसको चाहूँ बिठाऊँ, जिसको चाहूँ ना बिठाऊँ।
तो आज फिर क्या वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए अरकान ने फिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? सहरिश सबसे ज़्यादा जो पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रही है ना, वो जहांगीर तरीन का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, जो उनका इन्फ्लुएंस रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप देखिए शाहबाज कुरैशी ओपनली उसको कह चुके हैं, चोई सरवर ओपनली उसके खिलाफ बात कर चुके हैं। इसके अलावा और भी लोग जो है वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से एक बंदा जो कि डिस्क्वालीफाइड है, जो कि कोई ओहदा रख नहीं सकता, वो पार्टी की हर चीज़ का मालिक बना हुआ है, वो कैबिनेट मीटिंग में बैठ रहा है, वो खान साहब के साथ हर जगह बैठ रहा है। अभी कल खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी जहांगीर तरीन साहब जो है वो बैठे हुए हैं। पंजाब की किस्मत का वो मालिक बना हुआ है। हालात ये हैं कि पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। उस्मान बुज़दार जो है वो उनके बंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनके बंदे हैं, हर बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी मर्जी से हो रही है और गवर्नेंस जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, तबाह हो रही है। MNA जो MP जो है उनकी वो बुकत नहीं है जिस तरह से एक नाअहल सही हो बंदे गया की बुकत बाबर है। साहब, लेकिन अब बात यह ना कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का होगा क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा या फिर इन तहफ़्फ़ुज़ात को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ये इनका जो असर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरह का देख रहे हैं? क्या ये अरकान को समझाया जाएगा या फिर ये पार्टी जो है ये मतलब हुकूमत के इख्तिताम पर ही हमें नजर आएगा फिर इसका असर? क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए असद सहरिश, खरल साहब? एक तो जिस तरह डोगर साहब ने बात की वफाकी और पंजाब के हवाले से, अभी चंद दिन पहले जब बल्दियाती सिस्टम आया तो उस हवाले से एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग को अगर चेयर किया था अम्बलन जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने, और ये मैसेज ये कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे खसूसी तौर पर यह भेजा है कि मैं जाके ब्रीफ करूं। मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया गया था, उसमें राजा बशारत थे, जहांगीर तरीन साहब थे, शमशाम बुखारी साहब थे और बाकी जो दीगर मुतलका लोग थे। अब मामला ये है कि जो आपने कहा कि क्या इमरान खान साहब कन्विंस कर पाएंगे, मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब, नईमुल हक साहब पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत सारी तकर्रियों के ऊपर, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऊपर अब क्या उनके स्टेक्स हैं, क्यों वो बना रहे हैं? एक ऐसे नाअहल लोगों को लगाया जा रहा है जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरे नहीं उतरते, लेकिन क्योंकि उनके खसूसी मरासम है नईमुल हक साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, और वो तकर्रियाँ चूँकि इस वक्त कठपुतली बने हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो अपनी सीट बचाने के चक्कर में वो हर जायज़ और नाजायज़ काम जो है नईमुल हक साहब का भी मान रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब का भी मान रहे हैं भी शायद मेरी जो वजारत किस तरीके से वजारत आला बच जाए। बहुत सारी पंजाब के अंदर अपॉइंटमेंट्स ऐसी हुई हैं बहुत सारे शोबों में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, कि उसके ऊपर ना सिर्फ डिपार्टमेंट्स के अंदर रिजल्टमेंट है बल्कि PTI के जो लॉयलिस्ट हैं, जो अरकान असम्बली हैं, जो उनके ओहदेदार हैं, उनके अंदर शदीद इसके ऊपर तफजात पाए जा रहे हैं। खान साहब तक ये मामला पहुंचे हुए हैं, लेकिन खान साहब अभी कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो रहे। इमरान खान साहब तक आप कह रहे हैं ये मामलात पहुंचे हुए हैं, वो सारे हाल अहवाल से वाकिफ हैं, लेकिन ये हाल ही का बयान है वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो तो बारहा ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बुज़दार आपको बेहतरीन वज़ीर आला बन के दिखाएंगे, बिल्कुल उनको तब्दील नहीं किया जा रहा, ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की जा रही है। तो फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है अपने वज़ीर आला पर? सहरिश, मैं आपको एक ताज़ा तीन मिसाल देता हूँ। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि 56 कंपनियाँ, इनमें करप्शन हुई, ये सब कुछ हुआ और उन कंपनीज़ को बंद करने की बात की जा रही है, उन कंपनीज़ का ऑडिट किया जा रहा है। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने DG खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक नई कंपनी बना दी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ खान साहब का जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें मेन टारगेट शहबाज की 56 कंपनियां थीं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उनका ऑडिट हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है और उस्मान बुज़दार साहब ने DG खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बना दी। उनके नज़दीक DG खान और राजनपुर जो हैं यही पंजाब हैं, सारी डेवलपमेंट का फोकस इन्हीं दो इजला पर है और मेरा ख्याल है कि वो अपना फ्यूचर सोच रहे हैं कि आगे मैंने यहाँ से MLA बनना है। शिकायत हो गई ना बाबर साहब, जब शहबाज शरीफ साहब थे तब भी कहा जाता था कि बस लाहौर ही है या फिर लाहौर के अलावा पंजाब का कोई दूसरा शहर नहीं है, इतनी डेवलपमेंट का काम वहाँ क्यों नहीं कराया जाता, वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती है, बस लाहौर को पेरिस बनाने की बातें होती हैं, लाहौर को ही सजाया जा रहा है। अब आप DG खान और जनाब राजनपुर की बात कर रहे हैं, ये ऐसा कब तक चलेगा? फिर ये तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है, ये फिर तब्दीली तो ना हुई ना, ये तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं है। डिट्टो जो शहबाज शरीफ छोड़ के गए हैं वही ब्यूरोक्रेसी है, वही ऑफिसर्स हैं, वही पॉलिसीज हैं, उन्हीं की एग्जीक्यूशन की जा रही है। कोई नई चीज़ मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार को अब तकरीबन 8-9 महीने हो गए, बल्कि 10 महीने हो गए हैं,
कोई एक नया इनिशिएटिव जो प्योरली पीटीआई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो वो मुझे बता दे जो इंट्रोड्यूस किया हो। पुरानी पॉलिसीज उन्हीं को आगे लेके जाया जा रहा है और अपोजिशन को एक मौका दिया जा रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि जी सारी पॉलिसी तो हमारी चल रही हैं, तो फिर ये नई गवर्नमेंट इसका विजन क्या है। मगर वो एक ऐसा बंदा सीएम पंजाब है जो इमरान खान के विजन के साथ, पीटीआई के विजन के साथ सिंक ही नहीं है, उसकी अपनी और सोच ही कोई नहीं है, उसको पता ही नहीं कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, मैंने उसको कैसे आगे लेके चलना है। और उसके बाद उसके गॉडफादर जो है वो जहांगीर तरीन साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है इमरान खान साहब उनको चेंज करना चाह रहे मामले का थे, क्या लेकिन बना जो शहबाज गिल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और फिर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि मेरी स्वाबदीद है, अगर मैं एक बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ कि जाए इदारों का हाल अहवाल लेकर आए तो इसमें बुराई क्या है। वो मामला फिर कहाँ तक पहुंचा, वो मॉनिटरिंग हो रही है, वो क्या जाके चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। अगर मॉनिटरिंग होती तो ताहिर खुर्शीद साहब वहां से कमिश्नर तब्दील ना होते, जिनको बराह रास्त इमरान खान साहब ने तब्दील किया जब उनकी करप्शन की दास्तान वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंची, जो बुज़दार साहब के प्यारे थे, जिन्होंने अपने कमिश्नर हाउस का फंड उनके घर पे लगा दिया इलीगल बुज़दार साहब के, और उनके एक MP है वहाँ पे पताफी साहब हैं, डोगर साहब उनको जानते हैं, और इनके जो भाई हैं वो सरेआम वहाँ पे डीलें विलें कर रहे हैं और वो कहते हैं जी आप काम बताएं तो हम आपको काम करवा देंगे। इतने भी सादा नहीं है। 36 लाख का फर्नीचर लाहौर से वहाँ पे उनके घर पहुँच गया। फिर उसके बाद और इस तरह की चीज़ें हैं। कमिश्नर हाउस का जो फंड है वो बुज़दार साहब के घर लग गया, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो गैजेट्स लगे हैं, जो सारे जो अखराजात हो रहे हैं, वहाँ पे जो पर्क्स एंड प्रिविलेज जो अवेल कर रहे हैं, जहाँ पे बिजली नहीं होती थी बुज़दार साहब, अब तो माशाल्लाह वहाँ पे जनरेटर भी लग गया, सब कुछ मामला हो गया है। तो बुज़दार साहब जो है उनका जो फोकस है मरकज़ और महवर है वो है तौसा और DG खान, उससे आगे वो ना सोचते हैं, ना उनको कोई मसला है, ना उनको कोई कंसर्न है इस हवाले से। शहबाज गिल साहब की आपने बात की, उससे पहले ओम चौधरी साहब को भी इख्तियार दिया गया था। का नारा जो लगाया गया था वो तब्दीली तो फिर इसका मतलब है पंजाब में नजर नहीं आने वाली है। अगर इनका फोकस सिर्फ ये दो ही शहर आप बता रहे हैं जो राजनपुर और तौसा, यहाँ पे DG खान है, ये फिर मामला ऐसे चलने वाला नहीं है। फिर जल्द मियां खान साहब को चाहिए कि इसको मामले को देखें, कोई फैसला करें। ऐसे तो गवर्नेंस नहीं होने वाली, क्योंकि पर मुल्क का बड़ा सूबा है, ऐसे कैसे चलेगा। दूसरा, मैं बाबर साहब आपका मौक़िफ़ इस पर भी लेना चाह रही हूँ। जो बिलावल ने शोर मचाया हुआ है कि हुकूमत IMF के सामने झुक गई है, क्या IMF ये फैसला करेगा कि वज़ीर ख़जाना स्टेट बैंक कौन होगा। और साथ में आज अरकान भी फट पड़े हैं कि भाई पैराशूटर के ज़रिए काबीना में लोगों को शामिल कर लिया गया, पैराशूटर्स को। तो ये जो पैराशूटर्स की बात की जा रही है, हफीज़ शेख साहब के अलावा जो दोनों हैं, शब्बर जैदी साहब या बाकर साहब, सर ये तो अपनी एक्सपर्टीज़ इनकी को दो राय ही नहीं है। अच्छी खासी CVs हैं इनकी, प्रोफेशनल लोग हैं ये पहले भी काम करते रहे हैं। फिर शाह साहब कह रहे हैं कि कम तनख्वाह पर आ रहे हैं, ये भारी भरकम तनख्वाहें छोड़कर मुल्क के लिए आ रहे हैं, तो फिर क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सैरिश अब्दुल हफीज़ साहब जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे एक बात बता दें कि खान साहब ने असद उमर साहब जो थे उन पर बैंक किया, 8 महीने उनको दिए, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी आपके सामने है जो उनकी परफॉर्मेंस थी। ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है उनको। मैं इस चीज़ में देखिए, जहाँ तक जो उसका लीगल राइट है उस पर हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब का राइट है कि वो जिसको बेहतर समझें, जिसको मौजूद समझें, उसको अपना मिनिस्टर बनाएं। उनकी टीम में असद उमर पे बैंक किया, वो डिलीवर नहीं कर सके, उनको तब्दील कर दिया गया। अब एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। उनका ख्याल है कि ये शेख साहब जो है ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है उनको। अब देखें, हो सकता है कि वो डिलीवर कर जाएं। असल में या तो फिर कैबिनेट में कोई बंदा सामने आए, या काबीना जो पार्लिमानी कोई MNA सामने आए जो जिसको इतना फाइनेंस का पता हो कि वो कहे कि मैं डिलीवर कर सकता हूं। आपकी बात से मुझे समझ आ रही है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, थोड़ा मौका इनको मिला है, मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए। ये उस बंदे का राइट है कि वो किसी को भी अपना एडवाइजर लगा सकता है, किसी को भी अपना स्पेशल असिस्टेंट लगा सकता है। अभी आपने बात की कि असद उमर साहब, सही, अभी आपने खुद बोला कि असद उमर साहब डिलीवर नहीं कर पाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म को उन्हें तब्दील करना पड़ा। अब वहाँ तो वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन अब उनको एक बार फिर से नवाजने की जो तैयारी हो रही है, उनको अब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने पार्टी चीफ व्हिप आमिर डोगर को हिदायत भी जारी कर दी हैं। तो असद उमर साहब की वापसी तो जनाब अब हो गई है एक तरह से ना। तो इसका मतलब ये है कि उनकी खिदमात को खरल साहब वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाया नहीं करना चाह रहे। उनकी एक्सपर्टीज़ है, चाहे टैक्स रिलेटेड मामलात हों, इकॉनमी रिलेटेड मामलात हों, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से मामलात हों। तो ये अच्छी बात है आपके ख्याल में कि उनकी खिदमात फिर से ली जा रही हैं?
देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तरीकाकार है मुरवजा, उसके लिए जो फैज़ुल्लाह साहब तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं, जो कामा कमेटी बराए खजाना के वो चेयरमैन हैं, पहले तो उनका रिज़ाइन होगा। फिर उसके बाद असद उमर साहब जो है वो मेंबर बनेंगे खजाना की कमेटी, जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसके मेंबर बनेंगे। उसके बाद वो चेयरमैन बनेंगे। लेकिन बात यह है, जिस तरह डोगर साहब बात कर रहे हैं कि जो कायमा कमेटी का चेयरमैन होता है वो पॉलिसी साजी नहीं कर सकता, पॉलिसी के अंदर उसका रोल नहीं होगा। वो तो जब बाद में चीजें आएंगी, पहले आएंगे, उसको जो सरकारी बिजनेस मिलना है ना, उसने उसको देखना है। तो उसको जो कुछ रेफर किया जाएगा वो तो रेफर किया जाएगा, मैटर तो वो देखेगा। लेकिन जो मामला मेन है, जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक की अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या नून लीग की तनकीद कर रही है, तो पहले भी हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के तनख्वाहदार मुलाजिम खुद रखते रहे और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। FBR के हवाले से हमारे तफजात इसलिए हैं कि FBR एक इदारा है, एक स्टेट का एक इदारा है। उसका दुरानी साहब ने पूरी लिस्ट बताई है, पूरी लिस्ट दी है, तो उनका उस वक्त होता है, कोई नई बात नहीं है। तो नई बात नहीं है, तो ये तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन बात आ गई है IMF से जो मामलात हुए सैरिश, वो खौफनाक बात है। 800 अरब रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं, उसके अंदर 360 अरब के टैक्स लग रहे हैं, जो बिजली के बिलों की सूरत में और जो गैस के बिलों के इजाफे की सूरत में। फिर महंगाई और बढ़ने वाली है। IMF ने कि 3 सालों में 360 अरब तो वो आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा है कि जो तनख्वाहदार हैं, जो टैक्स के अंदर इस्तिस्ना था, टैक्स चोरी के जो मामला थे, वो सारे मामला इस्तिस्ना भी खत्म किया जा रहा है। और जो ये सारी चीजें होंगी, उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है 800 अरब रुपए के मजीद आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। IMF से ये ऑलमोस्ट सीक्रेट डील हो चुकी है और इसी के लिए IMF की टीम लाई गई है। हफीज जो शेख साहब हैं और डॉक्टर बाकर साहब हैं, ये इसमें इकट्ठे काम भी करते रहे हैं गैर मुल्की इदारों में। तो मामला ये है कि हफीज शेख साहब भी डॉक्टर रजा बाकर साहब को लाए हैं और रजा बाकर साहब ने असद उमर साहब की मुखालफत की थी। उनका मैं तब आऊँगा गवर्नर स्टेट बैंक जब मिनिस्टर मेरी मर्जी का होगा। मिनिस्टर ने कहा मैं तब मिनिस्टर आऊँगा जब गवर्नर स्टेट बैंक मेरी मर्जी का होगा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें भी देखने वाले आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या आवाम के ऊपर मजीद जो टैक्सेशन डाल के ना, अभी बाबर साहब ने कहा है कि इतना जजमेंटल इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम इन्हें मिलना चाहिए। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, जो एक और बहुत अहम मामला सामने आया है, शहबाज शरीफ साहब ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, प्लान चेंज कर लिया, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। उन्होंने चेयरमैन PAC का ओहदा ना छोड़ने का फैसला कर लिया कि भी वही चेयरमैन PAC रहेंगे। क्या समझ आई है ये अभी नून लीग का अगर देखा जाए तो ये हार्ड लाइनर्स के पास है, तो क्या ये सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है? कोई फिर से मुफाहमत की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो कि इनफैक्ट नज़र तो नहीं आ रही, उनके मुश्किल में तो ये लोग नजर आ रहे हैं। बाबर साहब, क्या समझ आई है नून लीग के मिजाज को देखते हुए? सर, इस चेयरमैन PAC ये एक आईनी होता है और इसमें इसकी जो अपॉइंटमेंट है आइन में कोई कहीं ये नहीं लिखा होगा कि जनाब ये चेयरमैन PAC जो है वो अपोजिशन लीडर ही होगा। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पीपल पार्टी और PMLN के दरमियान साइन हुआ था, उसमें यह था कि जो अपोजिशन लीडर होगा वही चेयरमैन PAC होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चेयरमैन PAC जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती जागीर है कि वो जनाब वो जिसको मर्जी ये ओहदा दे दें। सिर्फ अच्छा पार्टी ने थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, आप यहीं से शुरू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि आज तो नवीद कमर साहब की और साथ में खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हुई है डॉक्टर आरिफ अलवी से। तो वो जो राब्ता एक हो रहा है, दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने अपना इरादा बदल लिया, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला, अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने इरादा कर लिया कि वो अब चेयरमैन PAC रहेंगे, और ये जो उन्होंने प्लान एकदम चेंज किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या फिर से कोई मुफाहमत की कोशिश वो करना चाह रहे होंगे? उनकी पॉलिसी तो शुरू से हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े मियाँ साहब से हट के दिखाई दी है। तो अब जबकि नून लीग फिर से कुछ हॉट वाटर्स में है, तो ये अचानक से जो उन्होंने फिर से इरादा बदला है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बाबर डोगर साहब का मौक़िफ़ हम ले रहे थे। दूसरा बाबर साहब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसमें, बड़े मियाँ साहब की जेल वापसी तो हो गई है, लेकिन जो ज़मानत में वो बाहर रहे हैं, जो पार्टी की तंजीम में 9 की गई है,
जो लीडरशिप को चेंज किया गया है उससे ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ दमखम आ गया है और ये जो एहतजाजी सियासत का कल आगाज़ किया गया है, आज मरियम ने फिर से ट्वीट किया है कि हुकूमत नालायक, नाअहल और नातजुर्बाकार है और इससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने काफ़ी तनकीद की है, इनकी खामोशी अब नहीं है, वो बोल रही हैं। तो ये ओवरऑल आपको क्या मिजाज से समझ आ रही है नून लीग की? मैं आपसे ये बात कर रही थी। सैरिश, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि PMLN की पॉलिसी जो थी वो चेंज हो चुकी है। पार्टी का कंट्रोल नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन दोनों के हाथों में है। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी से नाराज़ हैं, क्योंकि पार्टी में जो नए ओहदे दिए गए हैं ज़्यादातर उन लोगों को ओहदे दिए गए हैं जो नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए से इत्तफाक करते थे। पंजाब का सदर राना सनाउल्लाह को बनाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहली दफ़ा पंजाब शरीफ फैमिली से बाहर गया है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो पंजाब की सदारत पर नज़र लगा कर बैठे हुए थे उनसे भी बाहर चला गया। उसके बाद अगर आप देखें फेडरल में भी वो लोग सामने आए हैं जो शाहिद खकान अब्बासी देख लें, ख्वाजा आसिफ देख लें, मुशाहिदुल्लाह खान देख लें, परवेज रशीद देख लें, ये सारे लोग दोबारा से एक्टिव हो गए। ये वो लोग हैं जो बड़े मियाँ साहब के करीब रहे हैं, जो बड़े मियाँ साहब के बयानिए से इत्तफाक करते थे, वोट को इज्जत दो के बयानिए से इत्तफाक करते थे। जो बड़े मियाँ साहब जब सरकारी जो अदारों पर को टारगेट कर रहे थे तो ये उनकी इस पॉलिसी के हामी थे। शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी थी, खामोशी की पॉलिसी, ये सारे उसके खिलाफ थे। नहीं तो जो उन्होंने PAC का चेयरमैन अब रहने का फैसला कर लिया है उसकी आपको क्या वजह समझ आ रही है? ये फैसला आपको उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अचानक से उन्होंने अपना प्लान किस तरह तब्दील कर लिया? सैरिश पार्टी जो है वो चार्टर और डेमोक्रेसी के तहत अपोजिशन लीडर जो है उसको ही PAC का चेयरमैन बनाने पर बज़िद है। शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC इसलिए बने थे कि सारी अपोजिशन ने उनके पीछे अपना वेट डाल दिया था। वो अपोजिशन के कंसेंसस कैंडिडेट थे क्योंकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अपोजिशन लीडर ने ही चेयरमैन PAC बनना था। अब PMLN के पास ये कोई राइट नहीं है, कोई इस्तेकाक नहीं है कि वो चेयरमैन PAC अलहदा हो और अपोजिशन लीडर अलहदा हो। राना तनवीर को अपोजिशन पार्टीज़ को इतमाद में लिए बगैर PMLN चेयरमैन PAC नॉमिनेट नहीं कर सकती। अब PMLN को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अगर वो पार्टी को इतमाद में नहीं लेती, बाकी अपोजिशन पार्टी को इतमाद में नहीं लेती, राना तनवीर चेयरमैन PAC नहीं बन सकते। फिर पार्टी की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, वो चार्टर और डेमोक्रेसी से नहीं हिल रही। अब जब इससे ये लग रहा है कि अगर चौधरी तनवीर को ही ये डिसाइड करते कि बनवाना है तो चेयरमैन PAC PMLN के हाथों से निकल जाएगी। इसीलिए शहबाज शरीफ को ये डिसाइड हुआ है। दूसरी तरफ एक और भी चीज मैं आपको बता दूं, खरल साहब आपको क्या समझ आ रहा है? शहबाज शरीफ वापस नहीं आ रहे इतनी जल्दी। मुझे चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे वापस आ रहे हैं, अपना चैम्बर दिया, आपने देखा बड़ी मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, जितनी भी पीपल पार्टी की क़यादत है वो चाहते हैं किसी सूरत भी कि शहबाज शरीफ साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे। वो राना तनवीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो बात है वापसी के हवाले से, वो गुमगू की अभी सूरत हाल है। जिस तरह 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वादम अफवाह बनने के लिए तैयार बैठे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली के जो दीगर अफराद हैं, उनकी अहलिया, उनकी बेटियाँ और जो साहबजादे हैं। सलमान साहब भी बाहर बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब का मुख्तलिफ बयान है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो वहाँ से बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी मैंने कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब से टेस्ट कराए हैं, कुछ मजीद अभी मैंने टेस्ट कराने हैं। बहरहाल किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन आगे 18 तारीख दी जा रही थी, अब पहले भी कई तरीके दे 18 तारीख दी जा रही थी। अब मेरी PMLN के कुछ लीडर से बात हुई है, उन्होंने कहा जी ईद से पहले वो नहीं आते। इसका मतलब तो ये कि ईद वो लंदन में ही मनाएंगे। तो आगे देखें कि अब 1 महीना तो लेट हो गई है, तो 1 महीना हो गया उनको गए हुए, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1 महीना तो वापस नहीं आने वाले। 1 महीने के बाद देखिए कौन सी डेट आती है। बाबर साहब, पता चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में कि वापस आते हैं या नहीं आते हैं, मामलात किस तरफ जाते हैं। अब जरा जरदारी साहब पे आ जाते हैं। जरदारी साहब ने आज फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इंदिया दे दिया है। फिर आपने बिलावल को भी देखा है, वो भी बोल रहे हैं कि भाई डील हो गई है IMF के साथ हुकूमत की,
हुकूमत IMF के सामने झुक गई है, मुल्क की सलामती को ख़तरा है। फिर अब हरेश कंपनी केस में गिरफ्तारी का खदशा भी है ज़रदारी साहब की। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 मई तक अबूरी ज़मानत ले ली है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज उनकी जब ये पेशी के बाद मीडिया टॉक उन्होंने की है तो उसमें उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये मेरी बात लिख लें, सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि इकनॉमिक तारीख में ये मेरी बात याद रखी जाएगी कि गलत फैसला किया गया है, एक IMF के मुलाजिम को अपने घर में ला कर बिठा दिए गए, किसी के भी नहीं होते। तो मुझे ये बताएं कि इनके दौर में चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, ये जिस तरह के तज्जिए पेश कर रहे हैं, पहले अपने दौर का तो अहवाल बताएं। आप पेशियाँ करप्शन पर भुगत रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मुल्क आपके दौर में तरक्की कर रहा था और अब ये मुल्क के लिए नुकसान है, ना तलाफी नुकसान है जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सैरिश देखें कि जरदारी साहब को 15 तारीख तक इस हरीश कंपनी जो है उसमें भी बेल मिल गई है। ज़ाहिर बात तनकीद उनका हक है, लेकिन जब ये ला रहे थे IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजम, गवर्नर स्टेट बैंक और अब्दुल हफीज़ शेख साहब को जब मिनिस्टर ला रहे थे, उस वक्त ये इनको सोचना चाहिए था। अब मामला यही है ना कि ये एक तनकीद पर तनकीद के मामला चल रहे हैं और जरदारी साहब भी नवाज शरीफ साहब की तरह उनका बयानिया भी यही है कि अगर मुझे माफ़ी मिल जाती तो फिर ठीक है, फिर PTI की हुकूमत भी ठीक है, इदारे भी ठीक हैं, और अगर मुझे माफ़ी नहीं मिलती, मुझे जेल जो है उनको जो नज़र आ रही है, तो इस वक्त वजह से वो सारी तनकीद कर रहे हैं और यही मामला। कल खरल साहब, कल पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी नवाज शरीफ साहब पे मेहरबान रही है। आप मुझे बताएं, कल जो सैरिश हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको एक ये चीज़ रह गई थी ये डिस्कस करनी। नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली बैरक में भेजा गया है, किस कानून के तहत, किसने इजाज़त दी, किसने रूल्स को रिलैक्स किया? अदरवाइज अगर जेल के पेरोल को देखा जाए, जेल के लॉज को देखा जाए, तो किसी सूरत में वो बैरक में नहीं जा सकते। मैंने कल वैसे बता दिया था शफकत के हवाले से, मैं क्या हो जाएगी। और सारी सुना है AC उनका तब्दील हो गया, वहाँ पे मियाँ साहब ने बड़ा रट्टा डाला हुआ रात का। वो कहते जी मेरा वही AC बड़ी अच्छी कूलिंग करता था, वो किसने लगाया, किसने उतारा है? अब ये नया फड्डा खड़ा हो गया। ये तो बड़ी ज्यादती है ना, उनका AC चेंज कर दिया, ऊपर से 41 दर्जा सेंटीग्रेड है। सर्दियों में आपने उनको AC दिया ठंडी हवा वाला, और जब गर्मी आई है तो AC चेंज कर दिया रात को। तो पहले आपको पता अलीम खान साहब की घड़ी गायब हो गई है, तो ये जेल में अब अजीब सा मामला चल रहे हैं जेलों के अंदर भी। अब ये जेल खाना जात के जो मिनिस्टर है, चले खैर, मैं थोड़ी सी वैसे अब बाबर साहब आज ज्यादती होगी, क्योंकि देखें आज जो लाहौर में हुआ है, आप लोग तो लाहौर में बैठे हुए हैं, दाता की नगरी लाहौर को कहा जाता है। इतना अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है कि 10 हमारे बीच में एलीट फोर्स के एहलकार भी शामिल थे, शोहदा हैं 10 और 20 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, खुद कुछ धमाका हुआ है, जिसके बाद काफ़ी तनकीद की है नून लीग ने। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। मरीम नवाज़ ने भी बोल दिया कि भाई ये हुकूमत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया से बोल दिया भाई गवर्नेंस नहीं आ रही है, इनसे नहीं मुल्क संभाला जा रहा, ये जो कुछ हो रहा है। देखिए सारे जब इनके दौर में धमाके हो रहे थे, खुद के हमले हो रहे थे, उस वक्त फिर किसको मेरा ख्याल इस तरह के मामलात पे हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक जो इब्तदाई चीज़ें मिल रही हैं सैरिश, ये एक तो उज़्बेक बशिंदा लग रहा था, CCTV फुटेज भी आई हैं, और पहले भी उज़्बेक जो लोग हैं वो शामिल थे इस, और सहूलतकार लगता है जो अंदर से उनको मिल रहे हैं। कैप्टन मुबीन शहीद जो DIG साहब थे, फोर्सेज के ऊपर हमला पंजाब असम्बली के साथ हुआ, ये हमला भी फोर्सेज के ऊपर कार्रवाई, और इसमें मुल्क दुश्मन कूदते यकीनन उनका हाथ हो सकता है। जिस तरह आज चमन के इलाके में उसके साथ भी बलूचिस्तान के अंदर भी एक कार्रवाई हुई है, 3 वहाँ पे भी जाम बाक हुए हैं, और यहाँ पे भी जो 5 एलीट फोर्स के जो लोग हैं, फोर्सेज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सहूलतकारी, हमारे अंदर से सहूलतकार उनको मिल रहे हैं, जिस तरह के कैप्टन मुबीन शहीद के मामले में अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये जो खुदकश हमलावर था और उसका फोर्सेस जो है वो टारगेट थी। बाबा साहब आपके ख्याल में लैप्स, लूप होल, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत तो की गई हैं, लेकिन इस तरह का अफसोसनाक वाकया, वो भी बीच शहर में पेश आ जाना, सहूलतकारी, और 8 से 10 किलो मवाद था उस शख्स के पास, किस तरह वो लेके दाखिल हो गया, दाता दरबार तक पहुंच गया, और उसने अपना जो उसका मकसद था, उसने एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। सर ये बड़ी तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात तो है, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से मोदी की जो लैंग्वेज थी, जो इंडियन डॉक्ट्राइन था, और जो वो बातें कर रहे थे, और जिस तरह से उसके इस सारे इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में इस तरह से एक सीरीज स्टार्ट हो गई है ब्लास्ट की,
तो कनेक्शन तो मिल रहे हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रहा है और किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है, इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जा रहा है और मेरी इतला के मुताबिक हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो किसी हद तक सहूलतकार के करीब पहुंच गई हैं। सहूलतकार आइडेंटिफाई हो चुका है और हो सकता है कि वो अरेस्ट भी हो चुका हो, क्योंकि जो मेरी इतला थी। चले, ये बड़ी अच्छी बात है अगर सहूलतकार तक पहुंच के ताने बाने पकड़े जा रहे हैं कि कहाँ से मिल रहे हैं। हम इस वाक़े पर इंतहाई मतलब अफसोस का इजहार करेंगे, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे और यही कहेंगे कि जो इसमें शहदा हैं उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और बस अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पर। और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें बिल्कुल सख्त इक़दाम उठाना पड़ेंगे और चीज़ों को देखना पड़ेगा, बगौर जायज़ा लेना पड़ेगा सूरत हाल का। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।